अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन अगर आंकड़ा कुछ कम रहता है तो बीजेपी का प्लान बी तैयार है। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह से अलग अलग मुलाकात में कहा कि अगर एनडीए की 272 सीटें नहीं आती तो बीजेडी और एआईएडीएमके से बात की जाए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इसके मुताबिक दोनों ही पार्टियों से बीजेपी के सीनियर नेता संपर्क में हैं और नतीजों के बाद की स्थिति पर बातचीत जारी। इस बीच एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त के बाद अब गठबंधन के नए साथी भी मिल रहे हैं। नवीन पटनायक बीजू जनता दल के आगे आए हैं। बीजेडी प्रवक्ता का कहना है कि बीजेडी एनडीए को समर्थन दे सकती है। प्रवक्ता त्रिपाठी ने कहा कि ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने पर एनडीए को समर्थन दिया जा सकता है। बीजेडी ने एक बार फिर एनडीए को समर्थन के संकेत दिए हैं। बीजेडी सांसद जय पांडा ने कहा है कि वो एनडीए को समर्थन दे सकते हैं। बीजेडी इक्विडिस्टेंट है, ना तो कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ है। ये जो बात आप कर रहे हैं, ये एक डिमांड अभी उठा है। कई पार्टी के सदस्यों ने कंडीशनल सपोर्ट कंसीडर किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स कि ओडिशा के लिए कोई स्पेशल स्टेटस, और खास करके जैसे पोलावरम प्रोजेक्ट जो ओडिशा में बहुत सारे गांवों को डुबा सकता है, उसको हैंडल करने के लिए कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन ये एक सजेशन अभी है, इस पर चर्चा होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, और फाइनली जो पार्टी का नेता श्री नवीन पटनायक इस पर तय करेंगे। बीजेपी नेता नितिन गडकरी और शहनवाज हुसैन ने कहा कि गठबंधन में जो आना चाहे आ सकता है। हम पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि हमको एनडीए को, जो वर्तमान एनडीए, उसको मेजोरिटी मिलेगी। और मेजोरिटी और माइनॉरिटी ये सवाल नहीं है। जो भी हमारे साथ आना चाहता है उसको साथ लेकर जाएंगे, जो विरोध करता है उसके विरोध के बावजूद, और जो हमको समर्थन देगा उसका लेने के लिए तैयार है, और सबको साथ में लेकर जाने की हमारी भूमिका है। जो पार्टियां नरेंद्र भाई के खिलाफ भी लड़ी हैं, उनको भी लगता है कि अब देश के अंदर नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार बन रही है। तो पहले दिन ही ये नारा नरेंद्र भाई ने दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो हम तो कहीं से भी पहले से कह रहे हैं, हम सबका साथ लेंगे, किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। कोई हमारे साथ आना चाहेगा तो पहले से हमारे दरवाजे तो कभी बंद नहीं होते। ये कांग्रेस के दरवाजे नहीं हैं जो संकुचित रहे, हमारे दरवाजे हरदम खुले रहे। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए डॉक्टर रमेश वर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, और रमेश शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। रमेश शर्मा जी, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये भी खबरें आ रही हैं कि सुषमा स्वराज से भी मुलाकात हुई है नितिन गडकरी की, तो एक तरफ तो बीजेपी अपने रूठों को मनाने में भी जुटी हुई है, और दूसरी तरफ आरएसएस की तरफ से जैसे उसे संकेत हुआ है कि वो अन्य दलों के संपर्क में आए, उसके लिहाज से भी वो कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कि अपनों से जूझना ज्यादा मुश्किल है या बाहर से समर्थन जुटाना? देखिए, इस समय अपनों से जूझने या मनाने जैसी इस समय कोई बात नहीं है। इस समय पार्टी जो फार्मूला बना रही है, जो खबरें आ रही हैं, वो पूरे देश के राज्यों को 3 भागों में बांट रही है। एक भाग में वो प्रांत रखने जा रहे हैं जहां चुनाव होना है, एक सूची उन प्रांतों की है जहां चुनाव हो चुके हैं, और एक सूची उन प्रांतों की है जहां पार्टी को विस्तार करना है। तो इस समय ये जो खबरें रूठने मनाने जैसी आ रही हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि मुझे आश्चर्यजनक है, और मीडिया की खबरें हैं। बाकी जो नेताओं को काम सौंपे गए हैं, सुषमा जी को भी कुछ काम सौंपा गया है, तो इस नाते पर वो जो सूचियों के आधार पर ही बातचीत हो रही है,
तो पार्टी ये कोशिश करेगी इस समय कैबिनेट में, जो लोग नए लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं उनका तो वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन भाजपा अपने स्तर पर जो रणनीति बना रही है उसमें जहां खास तौर से चुनाव होना है जिन प्रांतों में, खास तौर से उसमें महाराष्ट्र हो सकता है, उसमें बिहार हो सकता है, उसमें दिल्ली भी हो सकता है, ऐसे प्रांतों में वो कोशिश करेंगे कि कद्दावर किस्म के नेता जो जन अपेक्षाओं को और जन समर्थन को घसीट सकें, ऐसे लोग उनके कैबिनेट में आए। और जिन प्रांतों में चुनाव हो चुके हैं क्षेत्र और जाति का समीकरण को लेकर के मंत्रिमंडल में स्थान देंगे, खासतौर से जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश को वो 4 भागों में बांट सकते हैं, और 4 भागों में जैसे ग्वालियर संभाग का एक प्रतिनिधि जरूर होगा, एक मालवा अंचल का एक प्रतिनिधि जरूर होगा, एक महाकौशल का एक प्रतिनिधि जरूर होगा, एक बुंदेलखंड या भोपाल का प्रतिनिधि जरूर होगा। अब इसको फिर वो जातिगत खानों में बांट करके फिर ये प्रतिनिधित्व लेंगे। तो इस समय रूट में मनाने जैसी चीज नहीं है। इस समय नए लोग जो आ सकते हैं वो लोग आए और हमारे अपने लोगों के हिसाब से रणनीति बनाए। शेखर जी, इस समय पार्टी इस कवायद में लगी हुई है। रूट में मनाने की खबरें इस समय मुझे नहीं लगता कि ठीक है, चूंकि ये खबर तो है, उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। रमेश जी की बात यह है कि रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि रूट में मनाने वाली स्थिति नहीं है। हम लोग करते हैं कानपुर का, डॉक्टर रमेश वर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी तो केवल एग्जिट पोल आए हैं, चुनावी सर्वेक्षण है, नतीजे आने से पहले जिस तरीके की कवायद बीजेपी की तरफ से शुरू हुई है दूसरे लोगों से संपर्क संबंध साधने की, आपको लगता है कि बाकी नतीजे कुछ भी हो, बीजेपी सबसे बड़ा दल खुद को मानकर चल रही है और यह भी मानकर चल रही है कि राष्ट्रपति की तरफ से उसको न्योता जरूर आएगा? देखिए, इसमें दो राय नहीं है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 समस्याएं हैं। एक तो एग्जिट पोल को लेकर के वो पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो सर्वे कराए थे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी जो है 189 वोट न्यूनतम सीट पाने जा रही है, और उसके जो एनडीए के साथ में है वो 230-229 के सीट उनके पास है। तो पहली बात तो ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर वास्तव में हमको उतना पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कैसे हम दूसरे राज्यों के दूसरे दलों को जोड़ करके हम सरकार को सफलतापूर्वक बनाए। एक तो सबसे लिए बात ही हो रही है। इसीलिए देखिए, बीजेपी से बात हो रही है, एनसीपी से बात हो रही है और जयललिता से बात करने का प्रयास हो रहा है, और ये राज्य भी अब पूरी तरीके से सौदेबाजी पर उतर आए हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे सपोर्ट देंगे, वो कंडीशनल सपोर्ट देंगे। इसलिए ये कौन सी कंडीशन माने कौन सी ना माने, एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है भारतीय जनता पार्टी में कि लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों का समायोजन कैसे किया जाए। एक बार मान भी लिया जाए कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को स्थान दे दिया जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए, गवर्नर बना दिया जाए किसी समिति का, लेकिन आडवाणी जी का क्या होगा? लोग कहते हैं कि जैसे यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी रही है, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, लेकिन सवाल केवल उठता है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी सशक्त थी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी सशक्त हो पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। इसी प्रकार सुषमा जी को लेकर, डॉक्टर रमेश वर्मा जी आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आता हूं। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, राजनाथ सिंह सुषमा स्वराज से मिलने पहुंचे हैं। इस समय बड़ी खबर दिल्ली से, सुषमा स्वराज से मिलने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि सुषमा को मनाने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमेश वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक कानपुर से, और डॉक्टर रमेश शर्मा जी हैं भोपाल से। रमेश शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बात अभी हम कर रहे थे, आप कह रहे थे कि सुषमा स्वराज को कुछ काम सौंपा जा सकता है। यहां तो सुबह गडकरी गए, अब राजनाथ सिंह जा रहे हैं, और जिस तरीके से मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बात है। अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं तो आग लगी होगी ना? नहीं, बिल्कुल, मैंने अभी आपसे कहा ना, कह रहे हैं जरूर अभी भी भारतीय जनता आता हूं पार्टी डॉक्टर रमेश वर्मा जी, मैं आता हूं। मेरा सवाल रमेश शर्मा जी से है। जी।
भाजपा का जो स्वरूप है उसके भीतर कहीं ना कहीं संघ भी कोई काम करता है। अगर सुषमा जी के मन में कुछ बात होगी भी और जिसको लेकर के रूठने मनाने का सिलसिला होगा भी, तो जिस दिन संघ अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा उनकी नाराजगी और उनका मुद्दा कहीं ना कहीं तुरंत हो ही जाएगा। इसलिए कम से कम जो लोग भाजपा की, जो कि मैंने एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्टिंग की है, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को करीब से जानते हैं वो भाजपा नेताओं के रूठने मनाने की बहुत ज्यादा उसके लिए चिंतित भी नहीं होते और बड़ी खबरें भी नहीं बनाते। आप अगर देख भी लें, आडवाणी जी के टिकट को लेकर के मीडिया में कितनी बड़ी बात आई, अंततोगत्वा वो आकर के उन्होंने गांधीनगर से चुनाव लड़ा। मुरली मनोहर जोशी का जब टिकट बदला गया उसके बाद भी बहुत सारी बातें आई कि तब ये होगा वो होगा। अंततोगत्वा संघ ने जो तय किया है कि आपको कानपुर जाना है तो वो फिर चुपचाप कानपुर चले ही गए। मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखें, एक सीनियर लीडर लक्ष्मीनारायण जी पांडे का टिकट कटा, संघ ने जिस दिन कहा कि आप चुप हो जाइए तो वो मंदसौर से फिर वो चुप हो गए। तो कहीं ना कहीं जब संघ सामने आएगा तो ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं। इस समय मुझे जो लग रहा है संघ और भाजपा, अब इसमें एक चीज आप ये भी देखिए ना रमेश शर्मा जी, जो महिलाएं हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं, खासतौर से सुषमा स्वराज जैसी जो महिलाएं हैं, उनको लेकर के संघ भी चिंतित रहता है। उमा भारती, साध्वी उमा भारती हैं, इसलिए एक अगर इधर से संघ से नहीं तो विश्व हिंदू परिषद के वाया चला जाता है। इसी तरीके से जो सुषमा स्वराज हैं, संघ से वो कोई शाखा अटेंड करने तो कभी गई नहीं, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो उन पर जो प्रेशर ग्रुप या जो संदेश वाहक हैं उनका जोर कितना चल पाएगा अगर अपने मुखरता पर आ गई सुषमा स्वराज? देखिए, इस समय स्वाभाविक रूप से अगर वो अपनी मुखरता पर आएंगे तो थोड़ा बहुत पार्टी को नुकसान तो होगा, इसमें तो कोई दो राह है नहीं। लेकिन आज की स्थिति पर उनकी मुखरता बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाएगी, इसमें मुझे संदेह है। जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, नतीजे हमको और आपको पता हो या ना हो, लेकिन नतीजे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तो कैद हैं ही। उनका केवल सामने आना बाकी है। ठीक है, नतीजे अच्छे हो या बुरे हो। अब मैं रुक करता हूं, मैं आता हूं आपके पास रमेश शर्मा जी। डॉक्टर रमेश वर्मा हमारे साथ है कानपुर से। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक कहावत है अपने इधर कि न सूत न कपास जुलाहो में लट्ठा लट्ठा। अब 16 तारीख को नतीजे आने हैं, एग्जिट पोल आ गया है, अपनी अपनी राय है, कोई इसको माने कोई इसको न माने, आप किसी को विवश नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जैसा कोई इतना बड़ा गठबंधन इतना अधैर्यवान कैसे हो सकता है कि ठीक है, अगर आपकी सरकार आ भी रही है या आप सरकार बनाने की स्थिति में जा भी रहे हो तो पता चल रहा है कि साहब रूठने मनाने से लेकर के और सहयोगी जुटाने तक का जो खेल है वो इस तरह से चारों दिशाओं में चल रहा है, और जहां कभी खबरें निकालना मुश्किल होता था वहां खबरें खुद से चली आ रही हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं है और इसीलिए वो परेशानी में है सबसे ज्यादा। लेकिन इस बार का उनका चुनाव करो और मरो का रहा है। उन्होंने सारी ताकत, पूरा मैनेजमेंट, सब कुछ छोड़ दिया। अब उनके सामने अगर इस बार सरकार नहीं बनी तब क्या होगा, इसलिए इनमें अधैर्यपन है। और लोगों को मनाने में, जैसा कि हमारे रमेश शर्मा जी कह रहे थे कि वो संघ का बात हो जाती है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भाजपा सत्ता में नहीं होती है तब तो ये संघ का काम चलता है, जब भाजपा सत्ता में आ जाती है तो सारी विकृतियां भी शुरू हो जाती हैं। ये बात ध्यान रखना होगा। सुषमा स्वराज चाहती है उन्हें महत्वपूर्ण स्थान मिले, अटल बिहारी वाजपेयी के जो साथ में रहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं उनको पूर्ण सम्मान मिले, अरुण जेटली चाहते हैं कि उनको कद्दावर नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाए। ये लोग अपने अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी तो चुनाव मतगणना के दूसरे दिन ही मोहन भागवत के पास गए और अपनी महत्वाकांक्षा प्रस्तुत कराए। ये सब क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जो कुछ हो रहा है वो सब विदित है। और ध्यान रखिएगा, आज शाम को मोदी से राजनाथ, गडकरी और अरुण जेटली मिलने जा रहे हैं, जिसमें ये सब समाप्त होकर के काम होगा। और ये भी समस्या है कि किसको मंत्रिमंडल में ले, किसको न ले। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि इतने भागों में बांट रहे, ये इस समय चिंता नहीं है। इस समय चिंता है कि कैसे सबको मनाए, एनडीए के लोगों को कैसे बनाए। ये बड़ी विषम स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है। आप दोनों सज्जन हमारे साथ बने रहिए, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरीके की स्थितियां इस समय बन रही हैं,
एक बात तो मान करके चलनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये चुनाव करो या मरो की स्थिति में लड़ा गया है, लिहाजा जो सबसे बड़ा दांव उसने खेला है उतनी ही तैयारी से वो इस समय भी अपने पैर पसार रही है ताकि कल को उसे कोई शिकायत का मौका ना मिले। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके आसपास हो, यानी 272 का जो जादुई आंकड़ा है जो मेजोरिटी का, उसके आसपास अपने आप से पहुंच जाए एनडीए, लेकिन अगर नहीं पहुंचती है तो भी वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इस बात को बीजेपी इस बार खास ख्याल रख रही है क्योंकि 2004 का अनुभव अब इसके पास है। जो स्थिति 2004 में बनी थी, कुल 6-7 सीटों के अंतर से कांग्रेस सबसे बड़ा दल बना और राष्ट्रपति की तरफ से बुलाया गया उसे सरकार बनाने के लिए, और बाद में उसने सरकार बनाई भी। उसके बाद 2009 में वो बहुत बड़े अंतर के साथ अपने ही दम पर, यानी यूपीए जो उसका खास सहयोगी थे उनके साथ वो सरकार बनाने में सफल रहा। बीजेपी बहुत ज्यादा गर्त में गई। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी की लड़ाई या तैयारी उसी स्तर की है। इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, सुषमा स्वराज से मिलने पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। इससे पहले गडकरी की भी मुलाकात हुई थी, तो कहा यह जा रहा है कि सुषमा स्वराज कुछ नाराज हो गई हैं। वो या तो खुद को कुछ उपेक्षित महसूस कर रही हैं या फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स का नजारा है जिसमें पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस मुलाकात को क्या समझें? देखिए शेखर, आपको याद होगा कि जब बीजेपी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी की रणनीति बना रही थी तो उस समय कुछ ही लोग उस कमेटी में शामिल थे। उसमें राजनाथ के अलावा अरुण जेटली थे और कुछ लोग थे, लेकिन उसमें सुषमा स्वराज का नाम नहीं था। और उस समय सुषमा स्वराज अपने आप को उपेक्षित कहीं ना कहीं महसूस कर रही थी, तो उसी समय से उनकी नाराजगी। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए, हम सीधे रुक करेंगे सलमान खुर्शीद का यूपीए के 10 साल पूरे होने पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हर साल हम प्रस्तुत करते थे, उन सब चीजों पे ये सब चीजें है। आप स्वयं ये पूछिए अपने आप से, मीडिया से ये पूछिए कि ये चुनाव किस बात पे था, ये चुनाव किस बात का था, और इस चुनाव में अगर किसी की जीत होती है तो किसकी जीत होती है, किस बात की जीत होती है, ये आप मीडिया अपने आप से ये पूछे, हमको बताए, तब फिर हम कह सकते हैं कि हाँ हमको ये कहना चाहिए था या वो कहना चाहिए था। लेकिन अभी तक चूंकि आप कहना चाहते हैं कि मीडिया को यही नहीं पता कि किस नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, कोई मीडिया बता ही नहीं पा रहे हैं किस बारे में चुनाव था, डेवलपमेंट के बारे में चुनाव था। तो मुझे प्लीज दुनिया में एक जगह बता दीजिए जहां डेवलपमेंट के बारे में चुनाव नहीं होता। कोई कभी खड़े होकर कहता है कि तुम्हें सड़कें नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, हम तुम्हें रोजगार नहीं देंगे, अब हमको देना है वोट तो दे दो, ऐसा कोई कहता है? मैं समझता हूं जो बिल्कुल एक्सट्रीम के लोग भी होते हैं जो ये मान के चलिए कि बिल्कुल जिस चीज को हम पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं, वैसी सोच के लोग भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट या विकास की बात तो कर ही देते हैं। अब विकास की परिभाषा क्या है, विकास का लक्ष्य क्या है, विकास का परिप्रेक्ष्य क्या है, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन कोई विकास का विरोध करेगा, कोई अच्छी सरकार का विरोध करेगा, कोई एक सुचारू रूप से व्यवस्था चले, इसका कोई विरोध करेगा, वो तो सिर्फ आतंकवादी ही विरोध कर सकते हैं और तो कोई नहीं विरोध कर सकता। सर, सवाल ये, पिछले 10 साल में यूपीए ने बहुत सारे काम किए, राहुल जी भी ये कहते रहे हैं कि हम लोग उस काम को जनता के बीच में ठीक तरीके से नहीं कर पाए। ठीक है, अब वो उसको एक बताने की एक बात होती है कि जनता के बीच में ना ले जा पाए का मतलब ये भी हो सकता है कि जनता ने उसको समझा नहीं, ये भी हो सकता है। अब ये किसी को बताना पड़ेगा कि तुमको 100 दिन का रोजगार मिला है, तो क्यों मिला है ये बताना पड़ेगा। जानते हैं लोग 100 दिन का रोजगार मिला है, लेकिन उसका हम सही लाभ ले लें, क्योंकि कभी कभी प्रोजेक्शन और परसेप्शन अलग चीज होती है। मीडिया में इसको कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसको कितना महत्व दिया जा रहा है, तो मीडिया मैनेजमेंट कह लीजिए, परसेप्शन मैनेजमेंट कर लिए, इस बात को जब हिंदी में अनुवाद करके कहा जाता है तो अक्सर ऐसा लगता है। तो आप सुन रहे थे सलमान खुर्शीद को, जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से आखिर चुनाव किस बात पर लड़ा गया। लेकिन यहां आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि बीजेपी की जो कसरत चल रही है इधर से उधर जाने की, मेल मुलाकात की, वो लगातार स्क्रीन पर आ रही है।
फोकस उस तरफ है मीडिया का, लेकिन उसके अलावा एक और हिस्सा यानी कांग्रेस भी अपनी तरह से लगी हुई है और खासतौर से उसकी नजर माया, मुलायम और ममता पर है। बीजेडी ने हालांकि कुछ इशारा बीजेपी की तरफ जरूर किया है, लेकिन उससे इतर कांग्रेस ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है और ऐसे में उसके नेता लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि कहां कैसी स्थिति बने तो किस तरीके का उनको काम करना है। उसके नेता भी दौड़ भाग कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमेश वर्मा और डॉक्टर रमेश शर्मा जुड़े कानपुर और भोपाल से। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।